बरसाती छतरी वाले की कहानी। एक गांव में एक छोटे से सड़क किनारे एक छतरी वाले की दुकान थी। उसका नाम रामू था। रामू गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और उम्दा सोच के कारण वह अपने व्यवसाय में कामयाब हो गए थे। रामू की दुकान गांव के लोगों की पसंदीदा जगह थी, क्योंकि उसकी दुकान में न केवल छतरियों की विविधता थी, बल्कि उसकी महत्वपूर्ण सेवाओं का भी आभास होता था। रामू का जीवन भर में छतरियों के साथ गुजरा था। उसके पिता भी एक छतरी वाले थे और उन्होंने रामू को छतरियों की बिक्री का काम सिखाया था। रामू के पास बचपन से ही छतरियों के बारे में बहुत ज्ञान और समझ थी। वह जानते थे कि छतरियां न केवल बरसात में बल्कि धूप के तापमान में भी काम आती है। एक दिन जब बरसात का मौसम था, रामू ने अपनी छतरी वाली दुकान को खोल दिया। उसने विभिन्न रंगों और डिजाइनों की बरसाती छतरियों का बड़ा सा प्रदर्शन किया। उसने दुकान के आगे एक बड़ा बोर्ड लगवाया, जिस पर बरसात में छतरियां बिक्री के लिए उपलब्ध है, यह लिखा था। बारिश के बाद लोग उसकी दुकान पर धावा करने लगे। उन्होंने अपनी दुकान में आवश्यक संख्या में छतरियां रखी थी, ताकि हर कोई उन्हें प्राप्त कर सके। रामू ने अपनी दुकान में छतरियों के साथ साथ विभिन्न वस्त्र भी बेचने का प्रस्ताव दिया। वह जानते थे कि बरसात के मौसम में लोग विशेषकर छतरियों की आवश्यकता महसूस करते हैं, लेकिन धूप में भी लोगों की छतरियों की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपने व्यवसाय की यह स्वायत्त रणनीति के साथ बहुत सारे ग्राहकों को आकर्षित किया। रामू के व्यवसाय में सफलता का एक और महत्वपूर्ण कारण था, वह उपयुक्त मौसम का सही समय पर सही उपयोग करना जानते थे। जब मौसम बरसाती था तो उनकी दुकान खुल जाती थी और उन्होंने बरसाती छतरियां बेचने का सुनहरा मौका पकड़ा। लेकिन जब धूप अधिक थी तो उन्होंने सूरज की ताप से बचने के लिए छतरियां बेचने का प्रस्ताव दिया। रामू के व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए उसने यह भी ध्यान दिया कि उसके ग्राहकों को विशेष सेवाएं प्रदान की जाएं। वह अपने ग्राहकों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए छतरियों के साथ साथ आवश्यक सलाह भी देते थे। यह उनके व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, क्योंकि उनकी छतरियां सिर्फ आवाजी केवल छतरियां नहीं थी, बल्कि उनकी ग्राहकों की जरूरतों का भी संकेतक थी। रामू के व्यवसाय में सफलता की कहानी एक महीने की नहीं, बल्कि एक अनेक सालों की मेहनत, समर्पण और सोच की बेहतरीन संकेतक थी। उसने बरसात और धूप के मौसम में अपने ग्राहकों की जरूरतों का सही आकर्षण बनाया और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए सही समय पर सही छतरियां प्रदान की। उनकी कड़ी मेहनत और शानदार व्यवसाय मूल्यवान सबक सिखाते हैं कि जब आप अपने ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर सामग्री प्रदान करने के लिए अपना व्यवसाय समर्पित करते हैं, तो सफलता की राह कितनी आसान हो सकती है। रामू की कहानी सिखाती है कि यदि आप छोटे व्यवसाय को सही दिशा में ले जाते हैं और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हैं, तो सफलता न केवल संभावनाओं में है, बल्कि निश्चित रूप से आपकी है। एक बार रहते थे दो दोस्त, प्रवीण और नवीन। दोनों ने मजे से खेल कूद में अपना बचपन साथ में गुजारा। बाकी लोगों से अलग दोनों पढ़ाई के बाद नौकरी की जल्दी में नहीं थे। उनको शौक था अनोखे और पुरानी चीजों को ढूंढ निकालने का। एक दिन प्रवीण और नवीन निकले कुछ प्राचीन वस्तुएं की खोज में। तो अचानक से उनको कोई अनोखी चीज कोड़े में मिल गई। जिज्ञासु होकर उन्होंने उस चीज को बाहर निकाला तो वो एक चांदी का छाता था। मैंने कभी भी ऐसा चमकीला छाता देखा ही नहीं। हाँ, मैंने भी। चलो इसको खोलते हैं।
हाँ। भाई भाई, देखो इस छाते को, पूरा चांदी का है। वाह, कितना सुंदर है ये। ओह, मुझे किसने जगाया? भाई, तूने किसी की आवाज सुनी क्या? हाँ भाई, लगता है हमने यहाँ पर किसी की नींद खराब की है। वैसे यहाँ पर रहेगा कौन? क्यों नहीं रहेगा, मैं तो यही हूँ। प्रवीण और नवीन ये देख रहे थे कि ये बोलने की आवाज आ कहाँ से रही थी। इधर उधर देखना बंद करो, मुझे देखो, मैं छतरी हूँ। ये तो जादू है। तुमने कभी बोलने वाला छाता देखा है? अरे हाँ भाई, ये तो चमत्कार हो गया। मैं हूँ छतरी, जो भी मुझे खोलेगा मैं उसकी बात सुनती हूँ, पर अगर कोई मुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा तो मैं उल्टा उसको दंड देती हूँ। हाँ, हम जो मांगे आप वो करोगे? चलो हम एक बार आजमा लेते हैं भाई। नवीन ने आसपास देखा तो उसको एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो ठीक से चल नहीं पा रहा था। छतरी मेम साहब, आप उस बूढ़े को देख रहे हो क्या? क्या आप उसको एक छड़ी दे सकते हो क्या चलने के लिए? ऐसा बोलते ही बूढ़े के हाथ में एक मजबूत छड़ी आ गई। प्रवीण ये जादू देखकर हैरान रह गया। क्या कमाल की छतरी है ये। अब से मैं इसका इस्तेमाल करके अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। दोनों ने छतरी को साथ लिया। नवीन के घर पहुंचकर दोनों ने घर के पीछे एक छोटे से कमरे में इस जादुई छतरी को छुपा दिया। अगली सुबह नवीन के माता पिता उससे बात करने आए। नवीन बेटा, क्या सोचा है अब? नौकरी के लिए कहीं पे देखा है? नहीं पिताजी, मेरा रिसर्च अब समाप्त हुआ है। मेरे पास एक योजना है। जो भी प्राचीन वस्तुएं मैंने आज तक जमा किए हैं ना, मैं उनके साथ एक म्यूजियम खोलूंगा। म्यूजियम से तुमको क्या फायदा होगा? पैसे कैसे कमाओगे? म्यूजियम के अंदर जाने के लिए टिकट तो लगेगी ना माँ, वही मेरी कमाई होगी। नवीन के माता पिता को उसकी योजना पसंद आई और उन्होंने उसको अपना आशीर्वाद दे दिया। दूसरी ओर प्रवीण के माता पिता भी उससे बात करना चाह रहे थे, पर प्रवीण ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। प्रवीण अपने घर से निकला और सीधा नवीन के पास आया। दोनों तुरंत नवीन के घर के पीछे गए। अपने गुप्त जगह से छतरी को वापस निकाला। प्रवीण ने छतरी को अपने हाथ में लिया और बोला, नवीन, कूड़े में से सबसे पहले इस छतरी को निकाला किसने? तुमने। और इसको खोला किसने? तुमने भाई। तो ये छतरी किसकी होनी चाहिए? मेरी। ये क्या बोल रहे हो प्रवीण? इस छतरी को मैं तुम्हारे साथ क्यों बांटूं? इस जादू का फायदा तुमको क्यों होना चाहिए? और इसको मैं तुम्हारे घर के पीछे क्यों छुपा के रखूं? तो आप क्या करना चाहते हो तुम? ये छतरी मेरी है, तो मैं इसको अपने पास ही रखूंगा। मैं इसको खुद के लिए इस्तेमाल करूंगा। यार, जब हमें ये छाता मिला तो हम साथ में थे ना? अरे भाई, हम साथ साथ बड़े हुए हैं और अब तुम ऐसी बातें कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। कुछ भी बोल ले, ये जादुई छतरी तो सिर्फ मेरी है। ऐसा कहकर प्रवीण ने छतरी को खोला।
खोलते ही जादुई छतरी अपने आप प्रवीण के हाथ से उड़कर नवीन के हाथ में आ गई। मैं सिर्फ नवीन की बात सुनूंगी क्योंकि ये एक ईमानदार इंसान है और स्वार्थी नहीं। तुम्हारे जैसे धोखेबाज और मतलबी इंसान के साथ मैं नहीं रहूंगी प्रवीण। मुझे लगा तो मेरा सच्चा दोस्त है प्रवीण। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तूने मुझे धोखा दिया है। प्रवीण को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। न छतरी थी न उसका दोस्त। उसने छतरी को छीनने की कोशिश की पर छतरी उसके हाथ में आई ही नहीं। छतरी ने प्रवीण को इतना डराया कि अंत में उसने हार मान लिया और वहां से भाग निकला। नवीन ने जैसे अपने माँ बाप को बोला था वैसे ही उसने एक म्यूजियम खोला अपनी जमाई गई वस्तुओं का प्रदर्शन करने के लिए। उसने हर एक चीज को बहुत ही सुंदर तरीके से रखा ताकि सब लोग देखने के लिए आए जरूर। नवीन की योजना के अनुसार बहुत सारे लोग म्यूजियम पर आने लगे। नवीन अच्छे से पैसे कमाने लगा और उनको जमाने भी लगा। पर नवीन वहां पर रुका नहीं। जादुई छतरी की मदद से वह अलग अलग जगहों पर उड़ता गया ताकि वह अपने म्यूजियम के लिए और चीजें जमा कर पाए। नवीन खुशहाल तरीके से अपना जीवन बिताने लगा। प्रवीण, जिसने अपने ही दोस्त को धोखा दिया, अंत में कुछ नहीं कर पाया। उल्टा अपने माता पिता पर बोझ बनकर बैठा रहा। एक समय की बात है, एक महान राजा रहता था। उसे एक नई भूमि पर एक नया साम्राज्य बनाना था। खूब मेहनत से अपने लोगों के साथ बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ही उन्हें ये नई जमीन मिली थी। राजा उस जमीन को देखता है। वो जमीन उनके नए घर में तब्दील होने वाली थी और वो वहाँ एक आलीशान महल बनाना चाहता था। मेरे दोस्तों, हम यहाँ रहेंगे और अपना महल बनाना शुरू करेंगे। हमें फुर्ती और कुशलता के साथ यहाँ काम करना है। मेरे सिपाहियों का आदेश सुनो। ये तुम्हें दिशा दिखाएंगे। सभी लोग अपने रहने के लिए टेंट बनाने लग गए। राजा के सिपाहियों ने राजा के लिए टेंट लगाया जिसमें वो बैठ सके। फिर उसने अपने खास सिपाही को बुलाया। सिपाही, मुझे ये महल जल्दी बनाना है। हमें फुर्तीले कर्मचारी चाहिए। हमारी इस नई जमीन के पास पानी नहीं है। एक तालाब है मगर वो बहुत दूर है। मुझे कुम्हार की जरूरत है जो मिट्टी के घड़े बना सके। इन घड़ों में हम पानी रखेंगे। मेरे राजा, ये तो बहुत कठिन है और इस पूरे राज्य में बस एक ही कुम्हार है जो मिट्टी के घड़े बना सकता है। कुछ नहीं होता, उसे बस जल्दी काम करना है और 100 घड़े बनाने हैं जिसमें रोज पानी भरा जा सके। इस किले को बनाने के लिए हमें बहुत से पानी की जरूरत होगी। जाओ, उसे ढूंढो और यहाँ लेकर आओ। उन सबके बीच एक आदमी था जिसका नाम राजेश था। वो एक कुम्हार था। वो अपनी छत लगा ही रहा था जब राजा का खास सिपाही वहां अपने सिपाहियों के संग आया। राजेश, राजा का बुलावा आया है। तुम्हें इसी वक्त हमारे साथ चलना पड़ेगा। जी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, वो तुमसे कुछ खास काम के बारे में बात करना चाहते हैं। चलो हमारे साथ। जैसे वो वहां से निकले, राजेश बहुत घबरा रहा था।
वो कभी भी राजा के सामने नहीं गया था और सोच में पड़ गया था कि राजा को उससे क्या काम है। वो तो एक आम कुम्हार था। राजेश राजा के टेंट में गया और राजा के सामने उसने सर झुकाया। राजा जी, आपने मुझे बुलाया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने सुना है कि तुम घड़े बनाते हो। जी राजा जी। मैंने ये भी सुना है कि इन सब लोगों में तुम एक ही हो जिससे अच्छे घड़े बनाने आते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और तुम अपना सारा हुनर इसमें लगा दो, मगर सबसे जरूरी है फुर्ती। देरी मत करना और मुझे निराश भी मत करना। अब जाओ, काम पर लग जाओ। मगर राजा जी। राजेश को टेंट के बाहर लेकर जाया गया और उसे अपना काम शुरू करना था। उसे बोलने का या अपनी चिंता प्रकट करने का मौका भी नहीं दिया गया। इसमें तो बहुत समय लगता, क्योंकि वो अकेला था। उसने अपनी चिंता को भुलाकर घड़े बनाना शुरू किया। ये काम बहुत लंबा था। और बहुत समय भी लेता था। उसने बस 2 घड़े ही बनाए थे कि सूरज ढलने का समय हो गया और सब सोने को जाने लगे। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, वो खास सिपाही राजेश के टेंट में गया। राजेश, जल्दी उठो। और काम करना शुरू करो। हमें आज ही 100 घड़े चाहिए। कर्मचारियों को अपना काम शुरू करना है। मगर साहिब, 100 घड़े? एक सिपाही से सवाल मत करो। राजेश अब बहुत परेशान हो गया था। वो एक दिन में 100 घड़े नहीं बना सकता था। उसने जल्दी से चिकनी मिट्टी मिलाई और घड़े बनाने का काम शुरू किया। आधा दिन बीत गया था और कर्मचारी उसके पास आकर घड़े लेने लग गए। उसने मुश्किल से कुछ ही घड़े बनाए थे, पर वो सब उसने उनको दे दिए, जिसमें वो थोड़ा पानी तो ला सके। सिपाही ने राजेश को वो थोड़े से घड़े कर्मचारियों को देते देखा। अगर तुमने फुर्ती नहीं दिखाई तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। राजा ने तुम्हें हुक्म दिया है और तुमने अगर इसका पालन नहीं किया तो मैं स्वयं तुम्हें राजा के पास लेकर जाऊंगा। राजेश काम कर ही रहा था और सिपाही के वहां से जाने के बाद राजेश इतना गुस्सा हो गया कि उसने लाठी से बनाए हुए सभी घड़ों को स्वयं तोड़ने लगा। मुझे इन घड़ों से नफरत है। मैं 100 के 100 घड़े तोड़ दूंगा। राजा पास ही की एक पहाड़ी पर खड़ा था। वो सभी लोगों को देख रहा था और सोच रहा था कि उसका नया किला कैसा होगा। एक ही चीज खराब थी कि पानी का ठिकाना वहाँ से बहुत दूर था और राजा इस बात से बहुत परेशान था। उसने गुस्से से अपने नौकर को बुलाया। उस कुम्हार का क्या हुआ? वो इतना धीरे क्यों काम कर रहा है? राजा जी, वो अकेला ही है जिससे घड़े बनाने आते हैं। वो अकेले ही 100 घड़े बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे अपने कर्मचारी किला बनाना शुरू करें। उसके बिना कुछ काम नहीं हो पाएगा। आपके कर्मचारी तो उस तालाब से पानी भी नहीं ला पाएंगे। वो सुबह नहा भी नहीं सकते, खाना बनाकर खा भी नहीं सकते। यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों का ख्याल कैसे रख पाएंगे? किले का तो छोड़िए राजा जी, पानी के बिना जीना भी मुश्किल है। राजा ने अपने नौकर की बात पर गौर फरमाया। उसने बाहर आसमान की ओर देखा और सोचा, हाँ, ये तो सच बोल रहा है। ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। उस कुम्हार के बिना
वो तो इस राज्य के लिए सबसे जरूरी है। अगर उसने घड़े बनाना छोड़ दिया तो यहाँ सारा काम रुक जाएगा। देखो, तुम मुझे इसी वक्त उस कुम्हार के पास लेकर चलो। राजा उस कुम्हार के पास गया जो घड़े बना बना के पागल हो गया था। वो सभी घड़े बहुत कमजोर और सही आकार के भी नहीं थे, क्योंकि वो बहुत फुर्ती से बना रहा था। कुम्हार, अभी अपना सारा काम छोड़ो और यहाँ आओ। तुम्हारा नाम क्या है? राजेश जी, राजा जी, राजेश। मुझे पता चला कि तुम्हारा काम बहुत कठिन है। मुझे माफ कर दो, मेरे सिपाही तुम्हारे साथ बहुत कठोर थे। मैं जो भी इस राज्य के लिए बनाना चाहता हूँ सब तुम पर निर्भर है, क्योंकि तभी पानी का इंतजाम हो पाएगा। राजा जी, मैंने बहुत कोशिश की, मगर अकेले मैं नहीं कर सकता। मैंने आपके सिपाहियों को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर असफल हुआ। परेशान होकर तो मैंने स्वयं अपने घड़ों को तोड़ भी दिया था। क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ, कहो। मुझे 50 आदमी दीजिए, मैं उन्हें स्वयं घड़े बनाने सिखाऊंगा। आपका किला झट बन जाएगा और हमारे पास काफी पानी भी होगा। ये घड़े बनाना बहुत जरूरी है। जल्द ही राजा ने 50 आदमियों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। हफ्ते बीत गए और राजेश ने 100 घड़े उन 50 लोगों की सहायता से बना दिए और किले का काम भी शुरू हो गया था और काम बहुत फुर्ती से हो रहा था। राजा राजेश से बहुत खुश थे। आखिरकार किला बन चुका था और फिर सभी लोग अपने नए घर में रहने लगे। फिर एक दिन राजा ने राजेश को अपने दीवाने खास में बुलाया। राजेश, मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे काम को बहुत ही आम समझा था। तुम्हारे इस काम के लिए मैं तुम्हें इनाम में सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। शुक्रिया जी, शुक्रिया राजा जी। मैं ऐसे ही आपके लिए जी जान से काम करता रहूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा उन लोगों या चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। धन्यवाद।